नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा से लौटने के बाद दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारजनों का बढ़ाया ढाढ़स। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे। G7 के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए तीसरे पक्ष को नकारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश और सरप्लस के रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का किया फैसला। जालना समिति की सिफारिश मंजूर। G7 देश अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च करने पर सहमत। ब्रिटेन और कनाडा ने भी अलग से सहायता राशियों का किया ऐलान। ब्राजील में इस साल ही अमेज़न एंट्रूप में आग लगने से करीब 80,000 घटनाएं आई सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिस्थिति अनुकूल रहने पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से परमाणु मुद्दे पर कर सकते हैं मुलाकात। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका पिछले वर्ष हो गया था अलग। और बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु का स्विट्जरलैंड में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने के बाद नई दिल्ली में भव्य स्वागत। सिंधु ने कहा, भारतीय होने पर गर्व। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए कोई स्थान नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन से इतर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इसमें कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और मसलों पर लगातार गहराई होती रही है। उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत को अहम मुलाकात करार दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है और पाकिस्तान भारत के मुद्दे द्विपक्षीय हैं। दोनों देश आपस में बातचीत से ये मुद्दे सुलझा लेंगे। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के मसले में कोई तीसरा पक्ष जो है उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। यह मामला भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है। आजादी के पहले ये दोनों देश एक थे, दोनों मुल्क एक थे, और आज आजादी के बाद की जो कश्मीर को लेकर स्थिति पैदा हुई है उसमें मध्यस्थता के रूप में किसी भी तीसरे पक्ष की आवश्यकता भारत महसूस नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसमें मातम छाया हुआ है। केंद्र सरकार के इस अहम फैसले के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है और वो लगातार अपनी बौखलाहट
जाहिर कर रहे हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की, तो वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने सोमवार को देश के नाम अपने संबोधन में फिर से कश्मीर की आजादी का राग आलापा। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पर किसी भी हद तक जाएंगे, साथ ही मुस्लिम देशों के बीच इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। इमरान खान ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर पर अब फैसले का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को आजाद कराने तक हमें एक साथ रहना होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता से हर शुक्रवार को कश्मीर के मसले पर सड़कों पर प्रदर्शन की अपील की है। इमरान खान ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है। इमरान खान ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आतंकवाद समेत कई अन्य मुद्दे उठाकर कश्मीर पर बातचीत से पीछे हट जाता है। इमरान खान ने फर्जी दावा करते हुए कहा कि हमने कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। खान ने यह दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मसला माना है। साथ ही दुनिया की मीडिया भी इसे जोर शोर तरीके से उठा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं कश्मीर का राजदूत बनने को तैयार हूं और आगे दुनिया भर में हमारे राजदूत इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान भी मैं कश्मीर का मुद्दा उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस विषय को वैश्विक मंचों पर ले जाने की जरूरत है। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। दुनिया में मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है, उन सबको मैंने आगाह किया और आगे भी इंशाल्लाह जिन जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो। बात करेंगे आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में फंसे पी चिदंबरम की, जिनकी सीबीआई रिमांड की जो अवधि है वो माननीय न्यायाधीश ने 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी खत्म होने पर सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने चिदंबरम की हिरासत अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब पी चिदंबरम 30 अगस्त तक एक बार फिर सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि बाद में उन्हें अदालत में इस मामले में कोई औचित्य नहीं बनता, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। चिदंबरम को सीबीआई ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 4 दिनों की सीबीआई हिरासत में सौंपा। चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी और यह मंजूरी 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने साल 2017 में इस मामले में धन शोधन का एक मुकदमा दर्ज किया था। खबर है भोपाल से। भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह कह दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक नेताओं की मौत हो रही है, इसके पीछे विरोधियों का हाथ है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष बीजेपी नेताओं पर मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण उनकी असमय मृत्यु हो रही है।
साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया कि एक सन्यासी ने मुझसे कहा कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की और दिवंगत नेताओं के लिए अपनी अपनी बातें सामने रखी। इसी कड़ी में जब भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के निधन पर विपक्ष द्वारा बीजेपी के नेताओं पर मारक शक्ति के प्रयोग की आशंका जताई। उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है। आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूं कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ। आप देखते रहे इन 24 न्यूज। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आर्टिडोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ठाणे जिले से सटे उल्लासनगर इलाके की, जहां के कैंप क्रमांक 3 में स्थित चांदनी बार पर पुलिस ने छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया और तकरीबन 25 बारबालाओं का रेस्क्यू करवाया। साथ ही होटल संचालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें होटल के स्टाफ भी शामिल हैं। ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर क्रमांक 3 के सेक्शन 17 परिसर की यह घटना है, जहां पर स्थित चांदनी बार में नियमों को ताक पर रखकर बारबालाओं द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही थी। ऐसी इंफॉर्मेशन कल्याण के एडिशनल पुलिस कमिश्नर को मिली थी, जिसके बाद बिना समय गवाए एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। साथ ही होटल के मैनेजर सुधाकर शेट्टी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कल्याण के एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में चांदनी बार पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। अपर पुलिस आयुक्त की स्पेशल टीम और सेंट्रल पुलिस थाने ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जाहिर सी बात है, जब पुलिस महकमे के आला अधिकारी कहीं पर रेड करते हैं, कहीं छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और स्थानीय पुलिस स्टेशन की बिना जानकारी में अगर ये कार्रवाई होती है तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन पर आला अधिकारियों को कोई भरोसा नहीं है और यहां दाल में जरूर कहीं ना कहीं काला है। और इसीलिए अब एडिशनल पुलिस कमिश्नर की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। और अब खबर रुक करेंगे कल्याण पुलिस की ओर, जहां पर पुलिस ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग इलाकों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी महाराष्ट्र के परभणी जिले और चेन्नई के रहवासी बताए जा रहे हैं। कल्याण के डीसीपी विवेक पानसरे और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल पवार के मुताबिक शारिक सरदार शेख नाम के आरोपी ने स्काई वॉक और आसपास में सुयोग नाम के छात्र समेत 26 लोगों का मोबाइल छीना था। इस झपटमारी में उसके साथ कई और उसके साथीदार शामिल थे। ऐसी जानकारी पुलिस द्वारा निकलकर सामने आ रही है। उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल समेत 2,62,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि शारिक शेख नाम का आरोपी कल्याण पूर्व के न्यू कचोरे गांव का रहवासी है। पुलिस के मुताबिक कुछ इसी तरीके से अमित नार्वेकर, प्रशांत सातवेडकर, राहुल कन्हैया काले नाम के आरोपियों ने खड़कपाड़ा के रहने वाले राजेश सरोदे और हरीश रास्ते नाम के बुजुर्ग व्यक्ति से नकली पुलिस बनकर उनके मोबाइल और 9,000 रुपए की नकदी लूट ली थी। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों को भी गिरफ्तार कर इनके पास तकरीबन 98,000 रुपयों का माल जब्त किया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से कल्याण के स्काई वॉक और स्टेशन परिसर में रात के समय मोबाइल, पैसे और पर्स की झपटमारी की वारदातों ने पुलिस की रातों की नींद हराम कर दी थी, जिसके बाद डीसीपी की अगुवाई में और एंटी रॉबरी स्क्वाड की टीम ने मिलकर इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 4 अलग अलग आरोपी अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं। एंटी रॉबरी स्क्वाड और कल्याण पुलिस ने इससे पहले चेन्नई और आंध्र प्रदेश से कई अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल महात्मा फुले पुलिस इन सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तमाम मुद्देमाल आप देख रहे थे, ये जब्त किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने हस्तगत किया है। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई एसीपी और उनके स्क्वाड ने 3 एक महत्वपूर्ण गुने डिटेक्शन किए। 3 टीम उन्होंने गुनहगारों के अरेस्ट किए। इसमें से पहला जो आरोपी है वो आरोपी के दावे में से 28 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दूसरी जो टोली है वो पारदी टोली है, उससे 12 तोले का सोना अब तक बरामद किया गया है। आगे राइड चालू है या सेट को लड़का हुआ है, वो साड़ियाँ बांट रही है। आपके जो सोने नाने हैं वो सब निकाल के रखो, नहीं तो आपको वो मिलेगी नहीं। ऐसे कुछ बहाने करके वो लोगों से उनको ध्यान उनका डाइवर्ट करके उनसे जो गहने वो गहने निकाल लेते थे और बाद में फरार होते थे। इनके पहले भी आरोपी के ऊपर तकरीबन 20 से 22 गुने मुलुंड, कुर्ला ठाणे सिटी में भी दाखिल है। और ये आरोपी से हम लोगों ने अभी तक 2 गुने डिटेक्ट किए हैं हमारे यहाँ के और 12 तोले सोना बरामद किया। वो फर्जी पुलिस होने की बतावनी करती थी और स्काई वॉक से आते जाते जो प्रवासी है, प्रवासी को बाजू में लेके आपके जेब में गांजा है, आप गांजा का व्यापार करते हैं, ऐसे बतावनी करके उनको बाजू में लेते थे और उनका जेब में से जो कुछ है
सब निकाल लेते थे। उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, तुम आगे चलो, ऐसे करके फिर वो बीच में से रास्ता बदल कर निकल जाते थे। वो लोगों से भी 2 गुने हम लोगों ने अभी तक डिटेक्ट किए हैं और इनके ऊपर इसके पहले से 4 गुने टाटा सिटी के दूसरे पुलिस स्टेशन में दाखिल हैं। खबर है मुंबई से सटे नवी मुंबई के पनवेल इलाके से, जहां चलती एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया और जलाकर उसे खाक कर दिया। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस दुर्घटना में किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आग की लपटों को देखकर समय रहते ही वैन चालक समय से बाहर निकल गया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह ये वैन स्कूली बच्चों को पिकअप करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ये हादसे का शिकार हो गई। शुक्र इस बात का रहा कि कथित स्कूल पिकअप वैन बच्चों को लेने के लिए जा रही थी और इसके पहले ही ये हादसे का शिकार हुई। यदि ये बच्चों को पिकअप कर चुकी होती तो घटना बड़ी हो सकती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से, जहां बारिश जो है वो आफत बनकर आई और बाढ़ के रूप में तब्दील हो गई। यहां का जो जिला है वो बाढ़ की चपेट में लगातार आने वाला ये चंद्रपुर जिला, जहां बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। चंद्रपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाले इराई बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। वहीं डैम के ओवरफ्लो होने के चलते डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते डैम का पानी आसपास के गांवों में घुस आया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर तेज गति से बह रहे पानी की इस धार को आप देख सकते हैं और इस धार में फंसे पशुओं और आम जनमानस को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पशुओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामवासी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं और इस ऐसे में सरकारी महकमा भी इनके साथ लगा हुआ है रेस्क्यू के तहत। और आपको बता दें कि गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के गोंड पिपरी इलाके में आने वाले सोमनपल्ली नाले में 15 मवेशियों के बहने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम मवेशी नाले से गुजर रहे थे, लेकिन नाले का बहाव इतना तेज था कि मवेशी उसमें बह गए। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 50 से अधिक मवेशी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। नाले का पुल बह जाने के कारण ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर है। मुंबई की लोकल को आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है और इसमें जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं अब तक हुई हैं, तो पिछले 6 सालों की बात करें तो पत्थरबाजी की 118 घटनाएं हुई, जिसमें कुल 113 यात्री घायल हुए, जबकि जीआरपी को अब तक सिर्फ 21 मामले सुलझाने में सफलता मिल पाई है। भारतीय रेल का इस्तेमाल आवागमन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ ही मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें सफर करते हैं। मुंबई की ट्रेनों में ज्यादातर भीड़ भाड़ देखने को मिलता है पीक आवर टाइम में, और जिसके कारण यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजे पर लटकने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व इन रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकने की घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसी दौरान कई रेल यात्री जख्मी हो जाते हैं। साल 2013 से जून 2019 तक मुंबई में रेलगाड़ियों पर कुल 118 पत्थर फेंकने की घटनाओं में 113 यात्रियों के जख्मी होने की जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुंबई रेलवे पुलिस कार्यालय से साल 2013 से मुंबई में रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकने की कितनी घटनाएं और इन घटनाओं में कुल कितने यात्री जख्मी हुए, ये जानकारी मांगी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी मांगा था कि जीआरपी कुल कितने मामलों को सुलझा पाई है। इस संदर्भ में रेलवे पुलिस के सूचना अधिकारी ने जवाब तो दिया है, लेकिन उसी के मुताबिक खबर बेहद संवेदनशील है। रेलगाड़ियों पर 118 पत्थर फेंकने की घटनाएं, 113 यात्री जख्मी, 20 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पत्थर फेंकने की घटनाएं
मध्य रेल मार्ग पर हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करजत के दरमियान कुल 84 पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आई, जिसमें 81 यात्री जख्मी हुए। वहीं जीआरपी को महज 15 मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिली। जीआरपी को महज 13 आरोपी की जानकारी मिल पाई, जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ हार्बर रेल मार्ग पर वडाला से पनवेल के दरमियान कुल 21 पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, जिसमें 18 यात्रियों के जख्मी होने की बात कही गई और जीआरपी को महज 5 मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिल पाई। आंकड़ों की बात करें तो 2013 में कुल 16 पत्थर फेंकने के मामले सामने आए थे, जिसमें 14 यात्री जख्मी हुए थे। जीआरपी को महज 3 मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिल पाई थी। साल 2014 में कुल 21 मामले सामने आए थे, जिसमें 20 यात्री जख्मी हुए। 4 मामलों को सुलझा पाने में जीआरपी को मदद मिली थी। साल 2015 में पत्थरबाजी के 16 मामले सामने आए थे, जिसमें 16 यात्री जख्मी हुए। जीआरपी को महज 1 मामले को सुलझाने में कामयाबी मिली थी। साल 2016 की बात करें तो लोकल ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं 12 के आसपास सामने आई थी, जिसमें 9 यात्री जख्मी हुए थे। जीआरपी को महज 1 मामले को सुलझाने में कामयाबी मिल पाई थी। साल 2017 में 15 मामले सामने आए। साल 2018 में 27 मामले सामने आए। वहीं साल 2019 के जून महीने तक की यदि बात करें तो लोकल ट्रेनों पर पत्थर चलाने वाली घटनाएं में कुल 11 मामले सामने आए थे, जिसमें 8 यात्री जख्मी हुए थे। 2013 से लेकर जून 2019 तक अब तक जो लोकल गाड़ियां हैं इस पे 118 पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 113 यात्री घायल हुए हैं। वहीं जीआरपी महज 21 केस को सुलझाने में कामयाबी पाई है और अब तक सिर्फ 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर आप सबसे ज़्यादा घटनाओं की देखेंगे तो बात करेंगे तो मध्य रेलवे में 84 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 81 लोग घायल हुए हैं और जीआरपी महज 15 केस सुलझाने में कामयाबी पाई है और 13 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर हार्बर लाइन की आप बात करेंगे, वडाला से लेकर पनवेल तक कुल 21 घटनाएं हुई पत्थर फेंकने की, जिसमें 18 यात्री जख्मी हुए हैं और रेलवे प्रशासन सिर्फ 5 मामलों को सुलझाने में कामयाबी पाया है और 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर पाया है। वहीं अगर आप पश्चिम रेलवे में देखेंगे तो 13 पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 14 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। महज 1 केस को सुलझाने में रेलवे प्रशासन को कामयाबी मिली है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पत्थर फेंकने की घटना हुई है थाने जीआरपी के हद में हुआ है। 35 पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 40 यात्री जख्मी हुए हैं और महज 5 केस को थाने जीआरपी सुलझाने में कामयाबी पाई है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे प्रशासन के पास जो पुलिस है वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं ऐसे केस को सुलझाने में, और कहीं ना कहीं इसका एक स्टाफ का अभाव भी है। तो रेलवे प्रशासन को चाहिए कि जीआरपी में ज़्यादा स्टाफ दिया जाए और पीएसआई लेवल के अधिकारी दिया जाए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके। देखिए, एक पीआईएल के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो रेल पटरियां हैं उनकी दोनों तरफ सुरक्षा दीवार बनाई जानी चाहिए, लेकिन आज तक रेलवे प्रशासन दीवार बनाने में बिल्कुल असफल रहा है। अगर ये सुरक्षा दीवार बन जाती थी तो जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं उसको पूरी तरह से रोक सकता था। सिर्फ पत्थर ही नहीं, और भी जो लोग यात्री पटरियां क्रॉस करते हैं, जो बाहर के रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती थी। और ये जो डेथ की आंकड़े हैं या जो पत्थरबाजी के आंकड़े, उसमें बिल्कुल रोक लगाया जा सकता था। तो रेलवे प्रशासन को चाहिए कि इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और युद्ध स्तर पर जो सुरक्षा दीवार है तुरंत बनाना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता शकील कह रहे थे कि रेलवे की जो सुरक्षा दीवार है उसे रेल प्रशासन ने सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी की घटनाएं चलती लोकल ट्रेनों पर देखने को मिलती है, जिसमें रेल यात्री को यह भी नहीं पता होता कि वो अपने गंतव्य स्थान पर उतरने से पहले घायल हो जाएगा। और इसी घटनाओं में कईयों की तो आंखें तक चली जाती हैं। और ऐसे में रेल प्रशासन को यह समझना होगा कि आर्थिक राजधानी मुंबई की धड़कन कही जाने वाली, लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन जहां जहां से गुजरती है वहां पर सुरक्षा की दीवारें जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां होने चाहिए, ताकि पत्थरबाज जब पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देते हैं तो उनकी तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सके और रेल पुलिस समय रहते उनके गिरेबान तक पहुंच सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी।
देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़े। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।